जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में शौर्य CIPF SE। दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी आपका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो हम काफ़ी दिनों से मतलब पेपर 2 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग पेपर 2 अप्रोच स्ट्रेटेजी। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड दी हाउ टू राइट एसेज। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द आर्गुमेंट राइटिंग। सिमिलरली दोस्तों जो कुछ हमने डिस्कस किया है एसेज और आर्गुमेंट्स, टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है वो भी शौर्य CIPF SE नाम से ही है। तो वहाँ अपलोड मैं करते जा रहा हूँ। तो वहाँ ये वीडियोस के सारे लिंक्स भी वहाँ है। जो एस्पिरेंट्स मुझे आंसर भेज रहे हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस करके टेलीग्राम में अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आपने अभी टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन किया नहीं है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी हुई है, या तो फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं शौर्य CIPF SE। तो उसमें अराउंड अभी 120-130 सब्सक्राइबर्स है। तो आप वहाँ ज्वाइन करो उसको और अपडेट्स देखते रहो। तो एज पर दी वोटिंग काफ़ी बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए। तो उन्होंने बताया कि पेपर 1 का अप्रोच और बुक लिस्ट, तो ये काफ़ी बेसिक है। तो ये वीडियो में भी जो न्यू कमर्स है, न्यू एस्पिरेंट्स है, जो लास्ट ईयर में है या 12th के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी अटेम्प्ट देंगे, तो उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने जो अभी रेफरेंसेस या सोर्सेस यूज किए हुए हैं, प्लीज वही सोर्सेस आप यूज करो। देखो एक सब्जेक्ट के लिए आप मार्केट में जाओगे तो 10 से 20 आपको बुक्स मिल सकते हैं, रेफरेंस मटेरियल मिल सकते हैं। जितने इंस्टीट्यूट है उनके खुद के आपको नोट्स मिल सकते हैं। पर दोस्तों एक सिंपल सी बात है कि हमें बिल्कुल एक ही सोर्स पे डिपेंड रहना है। जो कुछ हमने सोर्स सिलेक्ट किया हुआ है 100% हमें उसके ऊपर देने हैं। मैं कहूंगा कि 10 अलग अलग सोर्सेस, एक सब्जेक्ट के लिए 10 अलग अलग सोर्सेस यूज करने के बजाय आप एक ही सोर्स 10 बार रिवीजन करो, वो सबसे बेटर है। तो यही कोशिश रहेगी मेरी। जो न्यू कमर से जो मैंने एक्चुअल में फॉलो किया है तो वही मैं बुक लिस्ट आपको अभी शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी जो इमेज है मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर दी है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहां से आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अप्रोच और बुक कौन से रेफर करने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। देखो दोस्तों, पॉलिटी का इंपॉर्टेंस और उसका कंट्रीब्यूशन बहुत है CIPF पेपर 1 में। सो अराउंड आपको 15 से 20 क्वेश्चंस 100% आते हैं और वो बिल्कुल स्टैटिक बेस्ड होते हैं। तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और क्वेश्चंस भी ज्यादा, मतलब आप 20 क्वेश्चन है तो 20 से आप 13 to 15 क्वेश्चंस काफी अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी 5 जो है वो डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, पर वो रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको हो सकता है। तो पॉलिटी के लिए एक ही बाइबल बुक है, वो है M लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत छोड़ के आपको कोई एक सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर। वही उसके साथ लक्ष्मीकांत सर ने ही MCQ की एक बुक बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। और जो टॉपिक आपने पढ़ा, जो चैप्टर आपने पढ़ा, उसके MCQ तुरंत सॉल्व कर सकते हो। तो इससे एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटी का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो ये हो गई पॉलिटी की बात। सेकंड है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट है, एक मॉडर्न इंडिया, एंशियंट इंडिया एंड मेडिएवल इंडिया। तो हिस्ट्री के भी अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से 10 to 12 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आते हैं, एंशियंट से 4 to 5 क्वेश्चन एंड मेडिएवल से 4 to 5 क्वेश्चंस। तो अभी देखते हैं कि लास्ट 2 ईयर से मेडिएवल और एंशियंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है। सो निगलेक्ट हमें करना नहीं। देखो दोस्तों, काफी मतलब टॉपर्स हो या टीचर्स हो, मेंटर्स हो, वो वही बोलते हैं कि एंशियंट मेडिएवल का कॉन्ट्रीब्यूशन छोटा है तो हम वी कैन स्किप, सो वी शुड फोकस ओनली ऑन द मॉडर्न इंडिया। पर देखो मेरा एक अप्रोच अलग है। मेरा ये ओपिनियन है कि हमें सिलेबस में जो चीजें दी हुई है 125 क्वेश्चन है, तो हमने 100% 125 क्वेश्चन को हमें देना है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं हर एक सिलेबस कवर करूं, जो कि 100% सिलेबस कवर करना पॉसिबल है नहीं, पर जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे पास बुक लिस्ट है उतना तो हम एटलीस्ट पढ़ ही सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया के लिए 1 and only 1 स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उसका लेटेस्ट एडिशन भी आया होगा। सेम लक्ष्मीकांत का भी लेटेस्ट एडिशन होगा। एंशियंट के लिए NCERT 11th की, तो एंशियंट इंडिया वहां से कवर कर सकते हो। अब मेडिवल के लिए भी 11th की NCERT, तो मेडिवल इंडिया भी आप वहां से कवर कर सकते हो। दोस्तों अगर NCERT आपको लग रहा है कि काफी बल्कि है, अब जो अभी 2021 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं
और उनको लग रहा है कि एंशिएंट मिडिवल की रिवीजन करना या पढ़ना एनसीईआरटी से डिफिकल्ट है, तो आप एक सोर्स है लुसेंट जीके, तो वो भी किताब अच्छी है, उसमें बिल्कुल फैक्चुअल चीजें दी हुई है। तो अगर आपको हल्का सा आइडिया है एंशिएंट और मिडिवल के बारे में, तो आप लुसेंट से आपकी रिवीजन कर सकते हो, वो भी अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऐसे है कि बिल्कुल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं कहूंगा जो अभी न्यू कमर से न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आप मृणाल सर की वीडियो है, तो आप यूट्यूब पे देखोगे तो 2015-16 की एक सीरीज है मृणाल की, तो वो वीडियोस आप पहले देख लो तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और 11th और 12th की एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको वो दोनों एनसीईआरटीज पढ़ने हैं। उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत, उसमें टेक्निकल चीजें दी हुई है, तो टेक्निकल हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो इकोनॉमिक ऑप्शनल या इकोनॉमिक ग्रेजुएट जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बस उनकी समरी हम देख सकते हैं और जो रिलेशंस होते हैं वो देख सकते हैं, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो वहां से ये चीजें करनी है। प्लस मैंने एडिशन में शंकर IAS भी उसके नोट्स भी मैंने पढ़े हैं, तो वो हमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है अपना पेपर 2, उसमें ये इकोनॉमिक का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम लिख सकते हैं। और शंकर IAS में भी काफी कंसेप्चुअल क्लियरिटी दी हुई है। एक जो सोर्स है वो मैंने यूज किया नहीं है, पर उसमें भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, शंकर गणेश, तो अगर आपके पास है, आप पहले से फॉलो कर रहे हो, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक करंट अफेयर बेस में एक टॉपिक और आ जाता है कि वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो मार्केट में इकोनॉमिक सर्वे की समरी होगी और बजट की भी समरी होगी, तो आपको बस समरी ही पढ़नी है। अगर क्वेश्चंस एमसीक्यू में आ जाते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा, तो समरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट की। हाँ, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस मोर और लेस 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, वो वेरी होते हैं, पर एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आसानी होते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस होते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट का हालांकि कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, क्योंकि हमारी ये डिफेंस सर्विस है। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए पढ़ रहे हो या सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो, तो ये एनवायरमेंट बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो हमारे यहाँ CAPF में उसका कंट्रीब्यूशन कम है, फिर भी 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कम नहीं है। अराउंड 12 to 15 मार्क्स अगर एनवायरमेंट दे रहा है हमें, तो हमें उसके बारे में पढ़ना ही चाहिए। तो शंकर IAS इंस्टीट्यूट है, तो उनकी एक बुकलेट आती है, तो वो बुक बहुत अच्छी है, सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर है, तो आप वो पढ़ सकते हो, मैंने वही फॉलो किया था। उसकी एक एनसीईआरटी भी है, तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैंने यही सोर्स यूज किया है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द CAPF। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों देखो, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी कवर करते हैं। उसमें कुछ करंट अफेयर बेस्ड भी होते हैं, पर स्टैटिक बेस्ड भी होते हैं, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बायोलॉजी, तो ये होते हैं। तो उसके लिए आप अगर अभी से शुरुआत कर रहे हो, तो एनसीईआरटीज पढ़ो 6 to 12, बिल्कुल मस्ट है। अगर एनसीईआरटीज आपको अभी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, जो 2021 में अटेम्प्ट दे रहे, तो वो लुसेंट से कवर कर सकते हैं, मैंने भी लुसेंट किया है। अब देखो ये डिपेंड करता है कि अब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, तो मैं लुसेंट से कवर करके क्विक रिवीजन करके मेरा सिलेबस खत्म कर सकता हूँ। पर अब जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो वो डायरेक्ट लुसेंट पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फैक्चुअल चीजें दी हुई है, डायरेक्ट चीजें दी हुई है। तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटीज बिल्कुल पढ़ो, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड जिनका है वो एनसीईआरटीज पढ़ो। और एक किताबें मैंने वो रेफर की थी, वो है ज्ञानदीप एकेडमी, जो महाराष्ट्र में एकेडमी है, तो ज्ञानदीप एकेडमी की मस्के सर है, तो उनका भी बुक मैंने फॉलो किया था। एक्चुअली वही पढ़ा था मैंने, तो जो टॉपिक उसमें नहीं थे, तो वो मैंने लुसेंट से कवर किए थे, एनसीईआरटीज मैंने पढ़ी नहीं थी। ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज है 11th और 12th की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 11th 12th की एनसीईआरटीज ही आपको पढ़नी है। उसके साथ है जीसी लियोंग, तो जीसी लियोंग की बहुत बड़ी बुक है, तो उसमें से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन लैंडफॉर्म के बारे में आएंगे, वो एनसीईआरटी से भी कवर हो जाएगा। आप देख सकते हो ग्लोबल क्लाइमेट भी काफी अच्छा है, एज एन इंफॉर्मेशन आप जीसी लियोंग से आप कवर कर सकते हो। एटलस मैप इज इम्पोर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चन हम रेगुलरली देख रहे हैं, तो एटलस मैप आप बिल्कुल फॉलो करते रहो। जब भी आप ज्योग्राफी हाथ में लोगे, तो आपके साथ मैप होना ही चाहिए। वो एग्जाम में हेल्प करे ना करे, पर आप ये देखो कि जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, सपोज आप वोल्केनस पढ़ रहे हो या ट्रेंचेस पढ़ रहे हो या माउंटेन्स पढ़ रहे हो, तो तुरंत लोकेशन उसका मैप में देखा करो। उसके बाद है करंट अफेयर।
करंट अफेयर एक बहुत डायनामिक चीज है और मोस्टली हमें लास्ट 12 मंथ के ही करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं। उसके पहले भी आ सकते तो हार्डली 1-2 क्वेश्चन वो चैलेंजिंग होते हैं, तो मतलब उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों देखो, मैंने जीके टुडे की समरी पढ़ी हुई है, तो बहुत अच्छी है। आप एक मंथली समरी आती है, तो जीके टुडे की वो मंथली समरी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद विजन आईएएस या इनसाइट्स ऑन इंडिया, तो उनकी मंथली मैगजीन आती है, तो उनके जो लास्ट में फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स होते हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हो। वो भी चीज मैंने पढ़ी है और जीके टुडे की समरी भी मैंने पढ़ी हुई है। दोस्तों देखो, करंट अफेयर में यहाँ पे एक चीज और एक कोई जैसे दृष्टि की या कोई एक इंस्टीट्यूट की 1 ईयर की कंपाइलेशन भी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। देखो, मैंने 3 सोर्सेज बताए हुए हैं, एक जीके टुडे की समरी, एक 1 ईयर कंपाइलेशन समरी, और तीसरा विजन आईएएस और इनसाइट्स ऑन इंडिया की फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। तो आप चूज करो, कोई भी एक पढ़ सकते हो, पर देखो 4 to 5 टाइम्स आपको रिवीजन करनी ही करनी। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, तो रिवीजन करनी है। और उसमें मेनली फोकस कौन से टॉपिक पे करने हैं, तो अवार्ड्स जो हो गए, स्पोर्ट्स के बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में और डिफेंस के बारे में, तो इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब दोस्तों पेपर 2 की बात करते हैं। ये हो गया पेपर 1 की। पेपर 2 में मैथ रीजनिंग, पेपर 1 में ही मैथ रीजनिंग एक बाकी रह गया, तो मैथ रीजनिंग के भी 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ रीजनिंग अगर आपका टफ है, मतलब आपका हैंड अच्छा नहीं है, तो उसके लिए बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कोई एक बुक नहीं है, वैसे टाटा मैक्रो हिल की एक बुक आती है, तो उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने वेबसाइट एक फॉलो की थी, indiabix.com, तो वहां पे भी मतलब मोबाइल में ही आप चलते फिरते आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर्मूला होते हैं, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैथ रीजनिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ग्रामर, तो ग्रामर का भी कोई भी एक सोर्स आप देख सकते हो। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है, तो वो भी काफी अच्छी बुक है, वहां से भी आप अपना ग्रामर कवर कर सकते हो। ग्रामर के लिए ऐसे एक्चुअली मेरे पास बहुत बचपन की एक बुक थी, जब मैं 9th और 10th को था, तब मैंने एक बुक ली थी, मराठी मीडियम में है वो, तो वो मैंने फॉलो की थी। तो अब सबको पॉसिबल नहीं है वो बुक मिलना, कुछ तो रामदास वाघ ऐसा नाम है उन ऑथर का, तो ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो वहां से आप ग्रामर कर सकते हो। दोस्तों कैसे कि अपना मतलब एक एनालिसिस अगर हम करते हैं पेपर 1 का, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम पॉलिटिकल एनसीईआरटी पढ़ी नहीं तो इसका मतलब हमें क्वेश्चंस वहां से आएंगे, नहीं। तो जो लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी की होती है, तो अराउंड 40 to 50% आप क्वेश्चंस बोल सकते हो कि एनसीईआरटी के। तो आपको ये करना है, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है बस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, कौन से भी इंस्टीट्यूट की हो, आपको वो देखना है और आपको सॉल्व करने हैं। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है। तो जो एक आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में एनसीईआरटी के जो जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, आप एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। और रही बात दोस्तों अटेम्प्ट की, मतलब काफी बच्चे पूछते हैं कि सर आपका अटेम्प्ट कितना था, कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वेरी होता है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग उनके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उनका अटेम्प्ट होता है। जैसे कि सपोज आपका एक्यूरेसी अगर अच्छे से आ रही है, से 85 to 90% के अबव, अगर 85 से अबव अगर आपकी एक्यूरेसी जा रही है, तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 90, 95 या मैक्स 100। उतनी भी जरूरत नहीं, आप 90, 95 भी करते हो तो भी आप सेफ जोन या मोर देन एवरेज आपके मार्क्स हो सकते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, इस मतलब से 65% to 80%, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा। वो आपको 110 या 115 तक आपका अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो ब्लाइंड गेम बिल्कुल होता नहीं है यहाँ पे। अगर आप कोई तुक्का लगा रहे हो, मतलब आपको ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो आपको क्वेश्चन स्किप करना है। पर मैं कहूंगा कि जिनकी एक्यूरेसी बहुत कम है, मतलब 65, अराउंड 60 या 70 के अराउंड आपकी आ रही है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज होगी। 50% में आपके जो है वो आपको 100% अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आपका अटेम्प्ट 90 तक ही जा रहे हैं, अगर आपने एक एलिमिनेट आप कर सकते हो, तो वो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, जो कम एक्यूरेसी वाले कैंडिडेट से। तो आपको कुछ भी करके 110 से 115 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही, बस ब्लाइंड गेम नहीं करना है। जो नहीं आ रहा है वो बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, तो आपको वो करना ही चाहिए।
उससे देखो प्रोबेबिलिटी जो सैंपल सेट है वो अपना बढ़ जाएगा और डेफिनेटली आपके जो नंबर्स है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बस अगर जिनकी एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी है तो वो फालतू में अगर एक ऑप्शन ही कट रहा है तो उसमें मत पड़ो। बिल्कुल 100% जो श्योर है वो और 50-50 वाले आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यही है दोस्तों, अराउंड जो बुक लिस्ट है उसके बारे में मैंने बताया। अटेम्प्ट कितना करना चाहिए वो मैंने बताया। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। देखो मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया कि इंटरनलाइजेशन इज द की। तो वो इंटरनलाइजेशन मतलब क्या, आप जो भी कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जीडीपी का कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जीएनपी का कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो वो आपको बिल्कुल इंटरनलाइज होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर जीडीपी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। तो आप हमेशा ध्यान में रखो, आपके सामने किताब है तो किताब में बस आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो तो खुद को क्वेश्चंस करो कि ये मैंने इंटरनलाइज किया है क्या, बहुत अच्छे से समझा है क्या। अगर दिल बोलता है कि हाँ तूने किया है अच्छे से तो बस आगे बढ़ते जाओ, वरना वही रुको। अदर सोर्सेज का इस्तेमाल करो, जैसे कि यूट्यूब है, गूगल है, विकिपीडिया है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो वहां से कंसेप्ट क्लियर करो। अगर नहीं हो रहे तो आप मुझे पूछ सकते हो, अगर मुझसे अगर क्लियर मैं कर पाता हूं तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो बस बुक लिस्ट के बारे में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए या वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।